आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। आज ज्योग्राफी का तीसरा क्लास है और हम लोगों ने इससे पहले दो क्लास में भारत के बारे में संक्षिप्त परिचय देख लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, इससे कैसे सवाल बनेंगे, इस पे आज इसी क्लास में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। तो मैं शुरू करूंगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी बहुत बताने के साथ ही। दरअसल देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल पूछे जाते हैं कि भारत की भूगर्भिक संरचना का उल्लेख करें, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का आपको पूरा का पूरा वर्णन करना होता है। और कई बार आप लोगों ने देखा है कि इसके किसी छोटे से सेगमेंट के बारे में सवाल पूछा जाता है कि हिमालयन रीजन का बताएं या पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बता दें, मैदानी क्षेत्र की संरचना किस प्रकार की है। ठीक वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीलिम्स में भी सवाल ऐसा पूछा जाता है कि जो लक्षद्वीप है उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार की है, अंडमान की संरचना किस प्रकार की है, सबसे नया पर्वत कौन सा है, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, भारत के किस भाग में प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, कहाँ पे नवीनतम चट्टानें हैं। तो ये सब प्रीलिम्स के सवाल पूछे जाते हैं और न सिर्फ यूपीएससी में बल्कि स्टेट पीसीएस के साथ साथ वनडे एग्जामिनेशन में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। खास करके हिमालयन रीजन के संदर्भ में वनडे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक नोटबुक ले लेंगे और उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो लिखते चलेंगे। अगर आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो छोटे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीचर वाला है या फिर दरोगा बीपीएससी जो दरोगा होता है वो है, तो उसमें ना छोटा नोट माइक्रो नोट्स अगर तैयार कर लेंगे तो जो सवाल पूछा जाएगा आप लोग उसको बनाने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि वनडे वाले एग्जामिनेशन में आप लोग अच्छे से इसको समझ नहीं पाते होंगे। तो आज इसी को मैं समझाऊंगा यूपीएससी से लेकर के बिल्कुल जीरो लेवल तक का जो आप कह सकते हैं कि इसको जो बेस लेवल का एग्जामिनेशन है उस तक मैं पहुंचता हूं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के साथ साथ वनडे एग्जामिनेशन को कवर किया है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भिक संरचना, है ना। अब इसको समझेंगे। पहले इस टाइटल का अर्थ क्या है, भारत की भूगर्भिक संरचना। इसको आप लोग ऐसे समझ लें, या तो आप लोगों ने मकान को देखा होगा, कोई सा भी घर है ना, या एकदम सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं केक का। केक आप लोगों ने बर्थडे वगैरह पे केक खरीदा होगा, तो केक अगर आप देखे होंगे, जैसे माने तो केक में आपको ना लेयर दिखाई देता होगा, इसमें क्या है, लेयर दिखता होगा। तो इसी केक के आधार पर आप लोग इसको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि केक का पहला लेयर हो गया, तैयार हो गया, सेकेंड लेयर हो गया और थर्ड लेयर हो गया। तो जो नीचे का लेयर है वो कहीं ना कहीं बहुत दबा रहेगा, तो ये हार्ड हो जाएगा। और वहीं पे जो फोम टाइप में या क्रीमी टाइप में जो लेयर होता है वो सबसे ऊपर में होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बहुत मुलायम वाला जो हिस्सा है, जिसको हम लोग क्रीम या और भी कुछ नाम आप लोगों ने दिया होगा, वो बॉटम में है। नहीं हो सकता है, जो मलाई टाइप में होता है वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है। अगर उस पर कोई भी भारी चीज रखी जाएगी तो वो दब जाएगा। यही वजह है कि सबसे ऊपरी भाग में वो मुलायम परत रहती है। ठीक वैसे ही संरचना के संदर्भ में भी ऐसा ही हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने घर को भी देखा होगा, तो घर में क्या होता है कि बहुत सारा जो हिस्सा है वो पहले बन जाता है, बहुत सारा जो हिस्सा है वो बाद में बनता है। तो जो पहले बन जाता है वहां पे थोड़ी बहुत देखेंगे आप तो कठोर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप ढलाई करते होंगे सीमेंट का ना, तो सीमेंट जब ढालते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जिसमें पहले सीमेंट बिछ गया है वो कठोर हो गया है ना, और जो बाद में बिछ रहा है वो बहुत सॉफ्ट है। वहां पे आप पैर रखेंगे तो वहां पे निशान हो जाएगा, बनिस्पत एक दिन ओल्ड वाले में वहां पे कड़ा रहेगा, तो वहां पे दरार वगैरह नहीं पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया भारत के संदर्भ में कि यहाँ पे किस प्रकार के रॉक्स हैं, चट्टानें किस प्रकार की हैं और उनकी मुख्य विशेषता क्या है, हम उसके महत्व को भी देख लेंगे। तो भारत की भूगर्भिक संरचना कहने का तात्पर्य हो गया कि भारत में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। तो हम लोग इसको चूंकि फिजियोग्राफी के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग इसको अलग अलग भाग में बांट करके भी देख लेंगे। तो यानी कि भारतीय भूखंड में किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है, यानी कि चट्टानों के प्रकार और इन चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो उनकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ लेंगे, उनकी हम लोग विशेषताओं को भी देख लेंगे कि क्या क्या उसकी विशेषता है, और साथ ही उसका इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे, महत्व भी देख लेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक सेंस में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। अगर मेंस में सवाल पूछा जाएगा तो महत्व जरूर दिखाना है आपको, है ना। महत्व देखिए कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे
खनिज के दृष्टिकोण से उस पूरे क्षेत्र का क्या महत्व है, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से क्या महत्व है ना, तो इन सबको हम लोग जानेंगे। तो अगर आपने भूगर्भिक संरचना को पढ़ना शुरू कर दिया है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि वहाँ किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और अगर आपने चट्टानों के बारे में जान लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस किस प्रकार की खनिजों की मौजूदगी है, उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, ठीक है, किस प्रकार खनिजों की वहाँ पे उपलब्धता है। तो आप लोग इसके बारे में जानेंगे कि इससे यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करने से आपको खनिजों के प्रकार के बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में पता चल जाएगा। अब जब आप लोग उस क्षेत्र के पूरे भूगर्भिक क्षेत्र या भूगर्भिक संरचना को जान गए हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि उसमें कृषि का क्या पैटर्न हो सकता है, कौन सी कृषि वहां पे की जा सकती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि जो दक्कन लावा जो क्षेत्र है वहां पे जो चट्टानें हैं वो बैसाल्टिक रॉक है, यानी कि वो बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से वहां पे मिट्टियों का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि वहां की मिट्टियां काली मिट्टी है ना, ब्लैक सॉइल वहां पाया जाता है। लेकिन वही अगर आप बिहार यूपी में देखेंगे तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल है ना, जिसको हम लोग बांगर खादर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे अलग प्रकार की मिट्टी है। तो जैसे ही आप लोगों ने विशेषता को जाना उस पूरे भूगर्भिक क्षेत्र की, इसका मतलब हो गया कि आपको वहाँ पे मिट्टी के प्रकार के बारे में मालूम चल गया और इस बेस पे आपको कृषि का जो पैटर्न है वो आपको पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग मिट्टी और कृषि के बारे में जानकारी रख सकते हैं। अब जब आप चट्टानों के बारे में देख लिए, खनिज के बारे में, तो वहाँ पे नदियों का पैटर्न का भी पता आप कर सकते हैं। जैसे हिमालयन रिवर जो रेंज की जो नदियाँ हैं और जो पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियाँ हैं, इन दोनों के ना जो संरचना है वो दोनों में बहुत अंतर है। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि गोदावरी नदी वगैरह सीधा घूम रही है। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि जो सिंचाई है वो किस प्रकार की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी में बहुत ज़्यादा नलकूप है ना, जो बोरवेल होता है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं जो दक्षिण भारत है वहाँ पे आपको तालाब की संख्या ज़्यादा दिखाई देगी। तो हम लोग कहीं ना कहीं सिंचाई के जो साधन है उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो भारत की भूगर्भिक संरचना का जो अध्ययन है इसी वजह से किया जाता है और भूगोल में इसी का इंपॉर्टेंस होता है। तो आप लोग एकदम जानेंगे कि अगर हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग वहाँ के चट्टानों के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं, चट्टानों की विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं, खनिजों के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, जो मिट्टी है उसके बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा सिंचाई के साधन क्या डेवलप किए जा सकते हैं इसके बारे में पता चल जाता है ना। तो ये तमाम जानकारियाँ कैसे मिलती है, भारत की भूगर्भिक संरचना अर्थात चट्टानों के प्रकार के बारे में जान लेने से, है ना। तो इसको जरूर जानते रहिएगा, ठीक है। तो इतना मैंने इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ टाइटल का बता दिया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया इसके बारे में भी बात कर लेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, तभी मालूम चलेगा कि जो भारतीय भूखंड या भारतीय उपमहाद्वीप है या पूरा जो देश है वहाँ पे अगर जो चट्टानें पाई जाती हैं तो कहाँ की चट्टानें बहुत पुरानी चट्टानें हैं और कहाँ की जो चट्टानें हैं वो नई हैं, कहाँ की चट्टानें पुरानी नई के बीच की हैं, है ना। तो यही वजह है कि हम लोग क्लासिफिकेशन जब कर लेंगे तो इसको बहुत सरल तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। इसको अब मैं शुरू करने वाला हूँ। तो भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है, अब सवाल ये है कि जैसे भी मैंने आपको बताया कि कोई भी घर बन रहा है वहाँ पर सीमेंट ढालने का काम चल रहा है ना, यानी कि सीमेंट का जो लेप है वो लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिन जगहों पे पहले लगा दिया जाएगा वो थोड़ा कठोर हो जाएगी वनस्पत की जो बाद में लग रहा है ना। तो चट्टानों के बनने की जो प्रक्रिया रही है वो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पे, जो भूवैज्ञानिक काल है ना, जो एज है। जैसे मान लीजिए कि एक दिन का हम लोग देख लें तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है ना, सुबह कौन सा हुआ है, दोपहर कौन सा हुआ है, शाम को कौन सा हुआ है। यानी हम लोग टाइम को क्या किए ना कि टाइम को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। और इसके आधार पर हम लोग गेस कर लेते हैं कि जो सवेरे बना होगा तो वो पुराना होगा, है ना, और जो दोपहर का होगा वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा नया होगा, और जो शाम वाला है वो और ज़्यादा नया होगा। तो ठीक वैसे ही हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डिवीजन कर लिया है। जो सबसे पुराना है उसको अलग से नाम दे दिए हैं और उसको अलग प्रकार की चट्टानों में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ की चट्टानें बहुत प्राचीन होने की वजह से कठोर हो गई हैं, कड़ा हो गई हैं। तो भारतीय चट्टानों का जब वर्गीकरण करेंगे तो सबसे जो पुरानी चट्टानें हैं उसको हम लोगों ने नाम दिया है आर्कियन समूह की चट्टानें। देखिए, इसको हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं।
एक यूरोपियन स्केल के आधार पे और एक इंडियन स्केल के आधार पे। तो यूरोपियन स्केल के आधार पे आपको ज़्यादा जो प्रकार भारत में नहीं मिलता, इसलिए वो करना सारगर्भित नहीं रहेगा। सिर्फ हिमालयन रीजन के संदर्भ में और जो मैदानी क्षेत्र है उसको यूरोपियन स्केल पे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। बाकी यूरोपियन स्केल वाली जो डिवीजन की गई है उसमें बहुत ज़्यादा संरचना भारत में मिलता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इंडियन वाला चुना है और इसी पे सवाल पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनेशन होता है, चाहे पीटी हो चाहे वो मेंस हो, इसमें जो पूछा जाएगा वो दरअसल भारतीय स्केल के आधार पे आपको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। तो भारतीय स्केल पे आप इसको 4 भाग में बांट दीजिए, 3 और 1 4। तो 4 भागों में बांट करके अध्ययन करना है। ये वाली जो चट्टानें दिख रही होंगी आपको, आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं, जो आर्कियन समूह की चट्टानें हैं, तो वो सबसे पुरानी चट्टानें। किसी को नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको लिख लेंगे, ये जो लिखा हुआ है वो आर्कियन समूह की चट्टानें हैं। और यहाँ पे आर्कियन खुद ही है, आर्कियन संरचना, और दूसरा धारवाड़ संरचना, यानी कि पृथ्वी की सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो भारत में मौजूद हैं और उसका नामकरण किया गया है आर्कियन समूह की चट्टानें। अब देखिए इसको समझेंगे। लेकिन दूसरा जो है वो पुराण समूह की चट्टानें हैं, उसके बाद द्रविड़ियन समूह की चट्टानें हैं और चौथा हो जाता है आर्यन समूह की चट्टानें। तो ये 4 समूह की चट्टानें दरअसल टाइम स्केल के आधार पर डिवाइड की गई हैं। इधर का सबसे पुराना है, फिर उसके बाद नया है, उसके बाद नया और उसके बाद ये सबसे नया वाला ये है। और यहाँ आते आते सबसे लेटेस्ट जो कि 10,000 साल पूर्व का काल है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसी आधार पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप चाहें तो लंबवत रूप से भी देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि सबसे पुरानी चट्टानें जो सबसे, यानी कि जब पृथ्वी आग का गोला थी और आग का गोला थी तो उसके बाद क्रमशः ठंडा हुई और ठंडा होकर के कठोर हो गई, तो उस समय जो चट्टानें बनी थी उसको हम लोग आर्कियन चट्टानें कहते हैं। और जो वर्तमान में बन रहा है वो नया है, सबसे नया है। और उसके बाद ये, 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 तो कहीं ना कहीं समय के आधार पर ही विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखेंगे। क्वाटरनरी को भी हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, प्लीस्टोसिन और होलोसिन के 2 रूप में। तो सबसे जो पुरानी संरचना है वो आर्कियन संरचना है, धारवाड़ संरचना है। उसके बाद क्रमशः सब नई होते जाएंगी, है ना, इसको ही देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसको जैसे आप लोग देखते हैं आर्कियन संरचना, तो भारत में इस आधार पर 3 भागों में बांटी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भूखंड हो गया, जो प्रायद्वीपीय भूखंड हो गया, इस ब्लॉक की जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी चट्टानें हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानें कहाँ हैं, तो दक्षिणी भाग में, यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है वो सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे नवीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाएगी, तो हिमालयन रीजन में पाई जाएगी। और उसके बाद नवीनतम जो चट्टानें हैं वो इंडो गंगेटिक प्लेन में पाई जाएगी, है ना, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे ओल्ड हो गया दक्षिण भारत वाला, यानी कि ये वाला जो रीजन है वो सबसे पुराना हो गया। इसके बाद का जो नया वाला हो गया वो हिमालयन रेंज हो गया। और उसके बाद सबसे लेटेस्ट जो हो गया वो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाली जो चट्टानें होगी वो हो गई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैप के सहारे समझते हैं। मैप आप लोग देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा भारत का नक्शा बना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर दिख रहा होगा, यहाँ पे अलग कलर दिख रहा है, यहाँ अलग कलर दिख रहा है, इधर अलग कलर है, ये अलग कलर है। तो ये आखिर क्यों किया गया है, यानी आप इसको सरसरी निगाह से अगर एक बार देखेंगे, इसको आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लेंगे तो अच्छा होगा। सिर्फ गूगल में टाइप कर देंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया तो गूगल मैप आपको निकल जाएगा। और उसके बाद इसको देखने का प्रयास करेंगे, जियोलॉजिकल मैप करेंगे ना वो निकल जाएगा गूगल से, तो आप लोग उसको नज़दीक से फ़ोन में देख सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ से धुंधला दिख रहा होगा। तो जैसे ही इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पे अलग कलर, अलग कलर, अलग कलर, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं। जैसे हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि पूरे भारत में एक प्रकार की चट्टानें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी कारण से चट्टानों की जो विविधता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो दिख रहा होगा ना कि जो सबसे यहाँ पे देखिए ये जो कलर है वो पर्पल कलर है, ये पिंक कलर है। तो ये वाला जो कलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें है ना, यहाँ पे ये कलर दिख रहा होगा। तो ये सब कौन सी चट्टानें हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। तो शुरू से ऊपर से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखिएगा हल्का जो पीला वाला है वो लिखा हुआ है रिसेंट एंड प्लिस्टोसिन, यानी कि रिसेंट वो जो टर्म है वो होलोसिन के संदर्भ में किया गया है। तो रिसेंट एंड प्लिस्टोसिन यानी कि सबसे वर्तमान में जो चट्टान है वो ये हैं, यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई जो निक्षेप जिसको हम लोग जलोढ़ के रूप में जानते हैं वो सबसे नई प्रकार की चट्टानें हैं, जो एकदम से मुलायम होगी, एकदम से सॉफ्ट है। आप कह सकते हैं कि दरअसल मिट्टी ही है।
उसके बाद देखें तो ये आपको दिख रहा होगा ब्राउन का, वो टर्शियरी दिख रहा होगा। ये कौन सा है? टर्शियरी हो गया। शिवालिक देखिए टर्शियरी हो गया, हिमालयन रीजन जो है वो टर्शियरी हो गया, इन सब में टर्शियरी। तो तृतीय काल की ये चट्टानें हैं, इसको हम लोग विस्तार से भी देखने वाले हैं। बस आपको एक बार डायग्राम में ना इसका पूरा लोकेशन देख लेना है कि कौन कौन सा है, ताकि आपके दिमाग में ये प्रिंट बने कि पूरे भारत में एक प्रकार की चट्टानें नहीं हैं। बहुत जगह ऐसी है जो एकदम से नई चट्टानें हैं, और बहुत जगह ऐसी जहाँ पे बहुत ही प्राचीन चट्टानें हैं। यही तो कहा जाता है कि जहाँ पे भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान यानी कि जो दक्षिण भारत है, पेनिनसुलर जो ब्लॉक है, वो भूकंप के दृष्टिकोण से सख्त है, वहाँ पे जल्दी भूकंप आने की संभावना नहीं है बजाय हिमालयन क्षेत्र में। तो यानी कि जो सबसे पुराना क्षेत्र है वो एक प्रकार से स्थिर हो गया है, स्थिर हो गया है, और जो नया क्षेत्र है जैसे हिमालयन रीजन वो अभी बन ही रहा है, बनने की प्रक्रिया में ही है, इसी कारण से यहाँ पे भूकंप वगैरह आते ही रहते हैं, है ना। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा दक्कन ट्रैप, ये वाला जो रीजन है वो दक्कन ट्रैप है। उसके बाद देखें तो गोंडवाना लैंड है, अभी देखेंगे, और प्री कैम्ब्रियन ये सब पूछा जा रहा है, दिखाया गया मैप में, है ना। तो इसको भी हम लोग समझेंगे और पार्ट बाई पार्ट करके देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। आर्कियन पहले देखें फिर मैप पे आएंगे। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इसको ऐसे आपको पढ़ना है जैसे आरंभ में क्या होगी पृथ्वी कि वो आग का गोला थी। तो आग का जब गोला थी इसका मतलब कि उस समय पूरी पृथ्वी आग के गोले के रूप में घूम रही और धीरे धीरे उससे ऊर्जा निकलते गई और क्रमशः वो ठंडा होते चली गई। यानी कि तप्त पृथ्वी के शीतल होने से, ठंडा होने से जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है वो चट्टानें ही आर्कियन क्रम की चट्टान है। जैसे आप लोग एक टमाटर को पका लेते हैं और जब टमाटर को पकाते हैं तो इसका जो बाहरी भाग है आपको वो ब्लैकिश बिल्कुल दिखता होगा, एकदम काला दिखता होगा और कठोर दिखता होगा, है ना। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी के संदर्भ में आप लोग एज्यूम कर लें कि आरंभ में जब पृथ्वी आग का गोला होगी और क्रमशः ये ठंडा हुई होगी तो इसके बाहरी भाग में किस प्रकार की चट्टानें हुई होंगी, यानी कि जो आग लगी होगी उसी को ठंडा हो जाने से बहुत कठोर चट्टानों का निर्माण हुआ, पपड़ी के रूप में हुआ होगा। तो आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ ही नहीं था। इसी कारण से इसमें जीवन का अभाव रहा था, तो जीवाश्मों का भी अभाव रहेगा। यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानें वो चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म है ही नहीं। जीवाश्म आपको दिखना शुरू हो जाएगा विंध्य क्रम की चट्टानें से। यानी कि आर्कियन पढ़ लेंगे, धारवाड़ पढ़ लेंगे, कुडप्पा पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे तो चट्टानों में जीवों का अवशेष मिलना शुरू हो जाता है। तो प्राचीनतम चट्टानें थी, इसमें जीवाश्म का अभाव है। और ग्रेनाइट नीस और सिस इसका प्रकार है। ग्रेनाइट आजकल खूब चर्चा में रहता है, आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पे टाइल्स लगाया जा रहा है वो ग्रेनाइट का, मार्बल की जगह उन्होंने ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर दिया। खास करके सीढ़ियों वगैरह पर देखेंगे तो ग्रेनाइट का एक टाइल्स लगा दिया गया है। तो आजकल ग्रेनाइट खूब चर्चा में रहता है, तो वही चट्टान ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट के बाद एक नीस प्रकार का चट्टान है और उसके बाद एक शिष्ट प्रकार का ही चट्टान है, ठीक है। अब आर्कियन समूह की चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं इसका वितरण करना है। क्योंकि पृथ्वी जब आरंभ में ठंडी हुई होगी तो सब जगह आर्कियन चट्टानें ही होंगी, लेकिन कई बार कई स्थानों पे क्या हुआ है कि भूगर्भिक क्रिया हुई है, कहीं पे लावा का उद्गार हो गया है तो फिर से वापस नई परत बिछ गई है तो वहाँ पे अलग प्रकार की चट्टानें हो गई। कई जगहों पर नदियाँ जलोढ़ का निक्षेप करते रह रही हैं, इस कारण से वहाँ पे भी डिफरेंट प्रकार की चट्टानें मिट्टी का आपको दिखाई देगा। तो यही कारण है कि इसके वितरण में बिल्कुल असमानता दिख जाती है। लेकिन वो जगह जहाँ पे आज भी आपको आर्कियन चट्टानें दिख रही हैं तो उसमें सबसे पुराना जो वो दक्षिण भारत को याद रखेंगे। तो भारत में इस जगह पर देखें तो आर्कियन चट्टानों का पूरा एक विस्तार दिखाई देगा। यानी कि आरंभ की जो चट्टानें हैं वो दक्षिण भारत में दिखाई देगी। यहाँ पे दरअसल आप सरफेस को देखेंगे ना तो बिल्कुल नग्न है, चट्टानी स्वरूप ही दिखाई देगा। यानी कि अभी भी ये जो जगह है यहाँ पे मूल रूप से ये चट्टानें आपको दिखती मिलेंगी। तो भारत में आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो हिमालयन रीजन में भी है। आप कल्पना कीजिए सब जब पृथ्वी आरंभ में ठंडी हुई होगी तो सब तो पूरा का पूरा आर्कियन ही है। लेकिन क्या हुआ 7 करोड़ साल पहले कि हिमालय का निर्माण हो गया है। अब हिमालय का जब निर्माण हो गया है तो आप लोगों ने इससे पहले कभी पढ़ा होगा, वैसे मैं कल की क्लास में हिमालय से शुरू कर दूंगा, भारत का जो प्राकृतिक विभाग पढ़ाऊंगा तो उसमें अब शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आज जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र जो है अगर वो ऊंचा उठ जाता है तो इसके बाहरी भाग में ही नवीन चट्टानें हैं, लेकिन इसका जो बिल्कुल अंदर का है, जो कोर वाला आप कह सकते हैं, इसका जो आंतरिक भाग हो गया, इस आंतरिक भाग में भी प्राचीनतम चट्टानें ही पाई जाएंगी। यानी कि आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में भी हैं और बाह्य प्रायद्वीपीय भारत में भी हैं।
यानी हिमालयन रीजन में भी है, इस क्षेत्र में भी है, और हिमालय के गर्भ में आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आर्कियन जो समूह की चट्टानें सबसे प्राचीनतम चट्टान है, और प्राचीनतम चट्टानों की वजह से इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये प्राथमिक चट्टानें हैं। ये पीसीएस में सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो संरचना है वो प्राथमिक चट्टानों के लिए जाना जाता है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राइमरी रॉक्स है। जो भी चट्टानें बाद की बनी है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के इरोजन अपरदन से ही बनी हुई हैं। ठीक है, तो जो भी चट्टानें बाद में बनी है तो वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से यानी कि अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, कहीं निक्षेपण भी हो रहा है, तो जो भी बाद की चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के ही अपर्दन से बनी हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। अब इसका क्या है, कभी भी आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर इसको देखना होगा तो आप ध्यान रखिएगा, अगर चट्टानें देख रहे हैं तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है वो देख लेंगे। उसके बाद इसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका वितरण पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम लोग इसका महत्व पढ़ लेंगे। ठीक है, महत्व। तो आप लोगों ने विशेषता क्या देखा कि इन चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ है, और ये चट्टानें बहुत सख्त चट्टानें हैं, प्राइमरी चट्टानें हैं। इसके जो प्रकार हैं वो ग्रेनाइट है, नीस है और शिस्ट है, और इस चट्टानों में दरअसल खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे जो धात्विक खनिजें हैं वो पाई जाएंगी, जैसे मान लीजिए कि लौ हो गया, तो ये सब जो खनिज पदार्थ है वो यहाँ पे पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ परमाणविक खनिज है, जैसे यूरेनियम और थोरियम पाए जाते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा छोटे लेवल पे हम लोग देख ले तो बगल में झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है वो प्राचीन संरचना ही है, इस कारण से वहाँ पे पाया जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो अब मैंने अगर दक्षिण भारत कह दिया है तो तमिलनाडु आ गया, कर्नाटक आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, और मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और एमपी हो गया। तो इन सब को भी आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि वो जगह जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा भूगर्भीय क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ा है, वहाँ पे क्या है, मूल रूप से ये चट्टानें मौजूद ही हैं। तो दक्षिण भारत का जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अभी भी वो उस उठापटक से बचा हुआ है, इसी कारण से यहाँ पे ये चट्टानें मिलती हैं। इसके बाद जो है वो दूसरा धारवाड़ है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसके बाद क्या होगा, उसका वेदरिंग हुआ होगा, यानी कि चट्टानें टूटी फूटी हुई होंगी, उसके बाद उसका अपर्दन हुआ होगा, है ना, और उसके बाद उसका निक्षेपण भी हुआ होगा परिवहन के साथ ही। तो कोई भी चट्टान जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चट्टान है, ये चट्टान समझिए, इसको पर्वत नहीं, ये क्या है, चट्टान है। अब आप इसको गौर कीजिए कि लगभग 4.5 बिलियन पुराना होगा। अब मान लीजिए और वर्तमान से वो कंपेयर कीजिए, तो क्या इस पे बाकी पर्यावरण के अन्य तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ा होगा? क्या इस पे तापमान का प्रभाव नहीं पड़ा होगा? क्या वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ा होगा? पड़ा ही होगा। तो यही कारण है कि आरंभ में जो प्राचीन चट्टानें थी उस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा और उसका स्वरूप ही बदल गया। तो आर्कियन चट्टानें थी, आर्कियन चट्टानों पे पर्यावरण के अन्य प्रभाव का पड़ा, जैसे मान लीजिए जल का प्रभाव पड़ा होगा, वायु का प्रभाव पड़ा हुआ होगा, तो इस कारण से उसका रूप बदल गया। तो आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, यानी कि आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, और इसमें भी जीवाश्म का अभाव है। और भारत में अरावली पर्वत की जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, और इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए इसको समझेंगे। अब जैसे धारवाड़ की बात कर दी गई है तो आप लोगों ने एक राज्य का नाम सुना होगा, कर्नाटक, और कर्नाटक का ही जगह है धारवाड़। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें हुई हैं, और कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ही सबसे पहले इस चट्टानों का पता चला था। इसी कारण से इसको हम लोग धारवाड़ चट्टानें कहना शुरू कर दिए। और एक जगह है शिमोगा, तो शिमोगा में भी ये चट्टानें मिली हैं। कर्नाटक के बेल्लारी में भी ये चट्टानें, देखिए, तो इन जगहों से ही धारवाड़ शब्द निकल कर के आया है। और बाद में पता चला कि प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, इन सभी जगहों पे कौन से चट्टानें मिल रही हैं, तो धारवाड़ चट्टानें ही मिलती हैं।
तो इसके वितरण को भी आप ध्यान रखेंगे कि धारवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो भारत में धारवाड़ चट्टानें दक्षिणी भारत में भी है, मध्य भारत में भी है, और जैसे जो बिहार का जो आप कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी का इलाका है, खास करके जो गया वाला इलाका है ना, उन जगहों पे भी आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो आउटलायर है, इसको आप छोटा नागपुर के पठार से ही जोड़ करके देखेंगे, अलग से नहीं। तो वहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव हो गया। अरावली पर्वत का जो निर्माण है वो धारवाड़ चट्टानों से बना है, और इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि इस क्रम की चट्टानों में खनिज पदार्थ सर्वाधिक मिलते हैं, जो हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं ना। तो धात्विक खनिजों की यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचुरता है। कौन से? जैसे लोहा, आयरन ओर, लौह अयस्क, ठीक है। उसके बाद जैसे मैग्नीज, उसके बाद तांबा, क्रोमियम, है ना। तो ये सब के सब जो खनिज हैं ये धात्विक धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। यही कारण है कि एक सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना या किस क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों में समृद्ध हैं। ये चट्टान हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये सवाल आप लोग एकदम से याद रखेंगे। किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो उसमें यही सवाल बार बार पूछा जाता है कि भारत में किस क्रम की चट्टानें खनिज पदार्थों में सर्वाधिक धनी है, सर्वाधिक समृद्ध है। तो धारवाड़ चट्टानें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका उदाहरण आपको छोटा नागपुर का पठार दिख रहा होगा, चाहे राजस्थान आप लोग सुने होंगे, जिससे आप लोगों ने सुना होगा कि तांबा खेतड़ी में बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना। तो इस कारण से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक आप लोगों ने शेवरॉय की पहाड़ी का नाम सुना होगा तमिलनाडु में, वो भी धात्विक खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध है, जहाँ पर धारवाड़ चट्टानें ही मिलती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद तीसरा जो है वो कुडप्पा है। तो धारवाड़ चट्टानों का भी देखिए, अब पहला आप लोगों ने क्या देखा? पहला आप लोगों ने सबसे पुराना वाला जो देखा वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, यानी कि एक चट्टान बन गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि धारवाड़, तो स्वाभाविक ही धारवाड़ चट्टानों पे किसका प्रभाव ज्यादा होगा? आर्कियन चट्टानों से टूटा फूटा है, आर्कियन चट्टानों से तो टूटा फूटा है। उसके बाद क्या हमने बताया आपको? कुडप्पा। तो कुडप्पा जो चट्टानें हैं वो कैसे बनी होंगी? यानी कि इन दोनों चट्टानों के अपरदन से ही इस चट्टानों का निर्माण हुआ है। बात को समझ में आ रहा है? जैसे दो पहले से अवेलेबल हैं, एक आर्कियन और दूसरा धारवाड़। तो आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के अपरदन निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ही निर्माण हुआ है। स्वाभाविक है कि दो अगर पहले से मौजूद है तो अपरदन किसका होगा? इसी का होगा। यही कारण है कि जो कुडप्पा चट्टानें हैं वो इन दोनों के अपरदन से बनी है। और इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो जैसे चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, इसके लिए प्रसिद्ध है। और इस क्रम की चट्टानों में कुछ जगहों पे हीरे भी पाए जाते हैं, है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चलेगा कि जैसे आप लोगों ने देखा कि जो अरावली का निर्माण हुआ है वो धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, ठीक वैसे ही जो पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। आप लोगों ने पापाघनी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने चियार श्रेणी का नाम सुना होगा, नल्ला मलाई का नाम सुना होगा। ये सब पूर्वी घाट की श्रृंखला है और इन सभी जगहों पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें ही पाई जाती हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ आते आते क्या हो गया कि अभी तक आप लोगों ने दो देखा है, एक तो आर्कियन और दूसरा धारवाड़ आपने देखा है, आर्कियन और धारवाड़। लेकिन तीसरा क्या आप लोग देख रहे हैं? कुडप्पा। इसमें थोड़ा डिफरेंस समझेंगे कि आर्कियन और धारवाड़ चट्टाने में इग्नियस रॉक की यानी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उसकी प्रधानता है। जैसे मैंने बताया आपको कि आर्कियन चट्टानों का जो उदाहरण है वो ग्रेनाइट है, नीस और सिस्ट है। तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। उसके बाद कुडप्पा आते आते आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस इत्यादि दिखने लगा। तो ये सब चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? तो ये सेडिमेंट्री रॉक से अवसादी चट्टानें हैं, यानी कि अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में कि आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं, और वहीं कुडप्पा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि परतदार चट्टानों की यहाँ विशेषता दिखाई देगी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यही अंतर हो जाता है कि अरावली पर्वत जो है वो आग्नेय चट्टानों की वहाँ बहुलता है, वही पूर्वी घाट में क्या है? परतदार चट्टानों की आपको बहुलता दिखाई देगी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान है? परतदार चट्टान है। चूना पत्थर परतदार चट्टान है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये मेटामॉर्फिक है, रूपांतरी चट्टान है।
तो कृष्णा श्रेणी, पापाग्रणी, और ये सब कौन सा है? ये सब का सब पूर्वी घाट का ही रेंज का ही एक हिस्सा है, इसको याद रखिएगा। और कुडप्पा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट विंध्य क्रम की चट्टानें हो जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो कुडप्पा, अब देखिए, अब ये बाद का हो गया, किसके किसके बाद का हो गया? सबसे पहला आप लोगों ने देखा आर्कियन, उसके बाद आप लोगों ने देखा धारवाड़, उसके बाद आप लोगों ने देखा कुडप्पा। अब एक नया चट्टान बन रहा है जिसका नाम आपने सुना विंध्य क्रम की चट्टानें। तो इसका मतलब ये होगा कि जो विंध्य क्रम की चट्टानें बनेंगी उस पर जो मटेरियल मिल रहा होगा, मसाला मिल रहा होगा, ठीक है, वो इन तीनों का मिल रहा होगा, ठीक है, यानी कि आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा। तो जहाँ पे ये चट्टानें मूल रूप से हुई होंगी और वहाँ से ये दूसरी जगह ले जाएंगी, तभी नए चट्टानों का निर्माण होगा। तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें बनी हैं वो यहाँ पे लेवल नीचा होगा, जलाशय होगा, इसको आप उथला सागर भी कह सकते हैं या जल भरा वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं, तभी तो वहाँ पे अवसादों का जमा हुआ है, इस कारण से विंध्य क्रम की चट्टानें बनी हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी जगह पे कोई चट्टानें टूट फूट जाती हैं तो उसके बाद उसका जो परिवहन है वो दूसरे क्षेत्र में हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं, वो कहीं और हो जाता है और वहाँ पे वो सेडिमेंट्स के रूप में जमा हो जाती हैं। तो इसका जमाव दूसरी जगह हो गया। तो यही कारण है कि विंध्य क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो, वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण से हुआ है, लेकिन इस पे इसका भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये भी तो पहले से मौजूद है, भले ही अपरदन कम होता होगा क्योंकि चट्टानें बहुत सख्त हैं। इसी कारण से याद रखिए विंध्य चट्टानों का जो निर्माण है मूलतः कुडप्पा क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से बना है, लेकिन इधर का भी थोड़ा मसाला मटेरियल मिला होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अब देखिए इसमें जो कुडप्पा के बाद विंध्य जो पढ़ रहे हैं, तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वो दरअसल कौन सी चट्टानें हो गई? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, परतदार चट्टानें। तो परतदार चट्टानों का तात्पर्य क्या हो गया? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, यानी कि जो कुडप्पा में आप लोगों ने देखा वो सेम टू सेम विंध्यन है। कुडप्पा और विंध्यन में एक ही अंतर है कि कुडप्पा में जीवाश्म नहीं दिखाई देता है, वहीं विंध्य में छोटे छोटे जीवों का प्रादुर्भाव हो गया था, ओरिजिन हो गया था। इसी कारण से विंध्य क्रम की चट्टानों में पहली बार जीवाश्म देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा अंतर है ऊपर के तीनों जो आप लोगों ने पढ़ा और इसके बाद का, यानी कि आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा में जीवों का अवशेष नहीं मिलता है और विंध्य से शुरू हो जाता है। तो यही सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी कुडप्पा और ऑप्शन डी विंध्यन। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं दिखता है और जीवाश्म दिखता है, और अगर नहीं दिखता है इसका मतलब वो कूट लगा के पूछ देगी। कूट यानी कि यहाँ पे नंबरिंग कर देगी 1 2 3 4 और कूट दे देगी ABC या 1 2 3 ऐसे करके। लेकिन एक सवाल यहाँ है कि किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म दिखता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही जीवाश्मों की उपलब्धता है। कुडप्पा में भी चूना पत्थर है, कुडप्पा में भी बलुआ पत्थर है, लेकिन वो जीवाश्म रहित है कि उस समय जीवों का प्रादुर्भाव का प्रमाण कोई मिलता ही नहीं है, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों से जीवों के अवशेष हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद आर्थिक महत्व देखें तो भवन निर्माण संरचना का अगर देखें तो इसी चट्टानों के लिए महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इस संरचना में सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स दिखना शुरू हो जाता है, और गुजरात से लेकर के राजस्थान के बिहार तक, यानी कि विंध्य जो श्रेणी है, विंध्य श्रेणी जो राजस्थान गुजरात से लेकर के बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग तक फैली हुई है, ये पूरे के पूरे बेल्ट में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, इन सभी जगहों पे किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार है। और अधात्विक खनिजों के लिए प्रमुख है, जिसमें भारत के सर्वाधिक अधात्विक चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एर्बेस्टस, चाइना क्ले, हीरा पन्ना जैसी खनिज जो है वो मिलता ही। आप लोगों ने सुना होगा कि जो गोलकुंडा है वहाँ पे हीरा है, जो पन्ना है वहाँ पे भी मिलता है। तो ये दरअसल विंध्य जो क्षेत्र है या विंध्य श्रेणी की जो चट्टानें हैं उसी में ये हीरे पाए जाते हैं, और कुछ हीरे आप लोगों ने देखा कि कुडप्पा में भी पाए जाते हैं।
तो विंध्य क्रम की चट्टानों का ये सब महत्व रहा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने आपको बताया भी कि विंध्य श्रेणी की जो चट्टानें हैं वो भवन निर्माण के लिए जानी जाती हैं, और इसका जो लाल बलुआ पत्थर है वो विशेष प्रकार की, जैसे भारत में देखें तो आर्किटेक्चर यानी कि जो स्थापत्य है उसका उदाहरण दिखाता है। जैसे दिल्ली में क्या है, लाल किला है, दिल्ली में जामा मस्जिद है ना। तो ये सब जो भवन निर्माण बना है वो सब का सब विंध्य क्रम की चट्टानों से ही बना है। और विंध्य क्रम में लाल बलुआ पत्थर बहुतायत रूप से मिलता है। इसी कारण से कहीं पे भी आपको अगर किसी संरचना में, किसी इमारत में लाल कलर दिख रहा है, इसका मतलब कि वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। और लाल बलुआ पत्थर का तात्पर्य हो गया कि विंध्य क्रम की चट्टानों से ही वो बना है। तो ये सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से कि किस प्रकार की संरचना का भवन निर्माण में बहुत उपयोग है या इमारतों के निर्माण में बहुत उपयोग है, महत्वपूर्ण है, वो संरचना कौन सी है? तो विंध्य क्रम की चट्टानें ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी कारण से भवन निर्माण या इमारती संरचनाओं में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता दिखाई देगा। और इस प्रकार के सवाल यूपीएससी में पूछे गए हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों का इमारती संरचना में सर्वाधिक महत्व है? तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं उसका सर्वाधिक महत्व है। उदाहरण के लिए लाल किला, उदाहरण के लिए जामा मस्जिद हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों का गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो विंध्य क्रम की चट्टानों को अगर मैप में देखना होगा तो आप लोग इसको यहाँ से देखेंगे, गुजरात से लेकर के बिहार तक ये पूरा का पूरा जो विंध्यन रेंज है, यहाँ पे विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में आप लोग देखेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री का विकास इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर की प्रचुरता है। और चूना पत्थर किस क्रम की चट्टानों में पाए जा रहे हैं? तो विंध्य क्रम की चट्टानों में ही पाए जा रहे हैं। इसी कारण से कोई अगर आपसे ये कहे कि क्या पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में सीमेंट इंडस्ट्री का विकास हो सकता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाएगा वहाँ से चूना पत्थर को ढो करके पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में ले जाना। तो जो ढुलाई खर्च है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी कारण से प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा और एक तरीके से आप कहें कि ये खर्चीला रहेगा, अनुपयोगी तरीके से काम होगा, है ना। तो विंध्य क्रम की चट्टानों का आप लोग विस्तार और महत्व जरूर से जानते रहेंगे। इसके बाद आ जाता है गोंडवाना चट्टानें। और जैसे ही गोंडवाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा तो गोंड जाति से ही ये शब्द निकला है। तो कार्बनीफेरस ये यूरोपियन स्केल का डिवीजन हो गया है और कार्बनीफेरस काल में गोंडवाना संरचना की उत्पत्ति हुई है। सीधा सीधा आप लोग एक टर्म याद रखेंगे कि विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद भारत में गोंड क्रम की चट्टानें यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का उत्पत्ति हुआ। और ये चट्टानें बेसिकली देखा जाए तो भारत की नदियों की घाटियों में हुआ है। आप लोग जैसे देखते होंगे कि कोयला कहाँ मिल रहा है, तो दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, वर्धा घाटी में आप लोगों ने देखा ये कोयला का निक्षेप पाया जा रहा है। तो बेसिकली गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कोयले के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो कोयला है वो उत्तम कोटि का एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला यहाँ पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कोयला के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस क्रम की जो चट्टानें हैं आप लोग इसको नदी की घाटी से कल्पना कर ले। जैसे झारखंड में होगा, वेस्ट बंगाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा जहाँ पर रानीगंज में कोयला मिलता है, तो रानीगंज यानी कि वेस्ट बंगाल में इसका विस्तार होगा, उड़ीसा में इसका विस्तार होगा, है ना। और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में कोयले का निक्षेप पाया जाता है, खास करके जो मिर्ज़ापुर का जो इलाका है या आप कहते हैं कि जो सोन नदी घाटी वाला जो बेल्ट है वहाँ पर मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, है ना। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें झारखंड में है। झारखंड कहने का मतलब जो झरिया रीजन हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा के नदी घाटी क्षेत्र में व्यापक रूप से इसका विस्तार है। मुख्यतः दामोदर, महानदी, सोन नदी घाटी में इसका विस्तार दिखाई देता है। तो आप लोग गोंडवाना क्रम की चट्टानों को जब पढ़ेंगे तो एज्यूम करेंगे, अब देखिए जैसे गोंडवाना कह दें, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ पे क्या है, जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो आप लोगों को ये पता हो गया कि यहाँ पे कोयले का सर्वाधिक निक्षेप है। और कोयला बनता किससे है? तो कोयला क्या है कि दरार घाटियों में वनस्पतियों के दबने से कोयले का निर्माण होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी फॉसिल्स दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि वनस्पतियाँ हैं, जीवों के अवशेष होंगे, उन्हीं के जमाव से कोयले का निर्माण हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या भारत में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें फॉसिल्स हैं? तो हाँ हैं। भारत में 3 क्रम की चट्टानों में फॉसिल्स नहीं है, आर्कियन, धारवाड़ और हुडप्पा।
विंध्यन क्रम के बाद से फॉसिल्स मिलना शुरू हो जाता है और गोंडवाना क्रम का तो पूरा का पूरा जो है वो फॉसिल्स ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि कोयले का सर्वाधिक निक्षेप किस क्रम की चट्टानों में है, तो 98% जो कोयला है वो भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है, अर्थात सोन नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी में, वर्धा नदी घाटी में, महानदी घाटी में, इन सभी घाटियों में क्या है, कोयले की प्रचुरता है। और किस प्रकार की, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला यानी कि एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला यहाँ पे पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोग देखें, अब गोंडवाना कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर सोन नदी घाटी है तो भी याद रखेंगे, महानदी घाटी है तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्धा नदी घाटी है तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप का क्या तात्पर्य हो गया? ट्रैप दरअसल एक स्वीडिश शब्द है जिसका जो मूल शब्द है वो ट्रापा, ट्रापा का मतलब हो गया सीढ़ी नुमा आकृति। तो ट्रैप कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे ऊंचा है और जैसे से इधर जाएंगे तो ये नीचा होते जाएगा, तो ये क्या हो गया, सीढ़ी नुमा हो गया, है ना, स्टेयर्स जैसा ये हो गया। तो दक्कन ट्रैप एक यूरोपियन स्केल का डिवीजन है क्रिटेशियस का। तो उस समय क्या हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत में ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे दरारी उद्भेदन हुआ है, दरारी उद्भेदन, फिशर इरप्शन, ठीक है। तो दरारी उद्भेदन से यानी कि दरार पड़ जाने से अंदर का जो तप्त मैग्मा है वो बाहर निकला, फैल गया और जम गया। तो दरारी उद्भेदन से क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है, जो गर्म लावा है, वो क्या हुआ, उसका प्रसार लगभग दक्कन क्षेत्र के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार हो गया। तो दक्कन लावा का जब विस्तार हुआ तो ये दरअसल पृथ्वी के नीचे का निकला हुआ क्या है, ये बैसाल्टिक लावा हो गया। ये क्या हो गया, बैसाल्टिक मैग्मा या लावा हो गया। और बैसाल्टिक लावा तात्पर्य क्या हो गया कि वो बैसाल्ट चट्टानें ही बनेंगी। अगर नीचे से मैग्मा निकल रहा है, लावा निकलता है, तो लावा जब ठंडा हो जाएगा तो वो किस प्रकार की चट्टानें इससे निर्मित होंगी, तो बैसाल्टिक यानी कि बैसाल्ट चट्टानें इससे बनेगी। और जब बैसाल्ट चट्टानें बनेंगी तो इसके टूटने फूटने से क्या बनेगा, काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण होगा। तो दरारी उद्भेदन का क्या हो गया, उस समय बड़े बड़े दरार उत्पन्न हो गए। अब भूगर्भिक हलचल हुई होगी तो दरार उत्पन्न हो गया। अब जब दरार उत्पन्न हो गया तो नीचे का जो मैग्मा है वो बाहर निकल के फैल गया और तेजी से ठंडा हो गया होगा। तो ठंडा होने के क्रम में क्या है कि यहाँ पे जो चट्टान बना है वो बेसाल्टिक लावा है। तो उद्गार हुआ था तो विस्तार इतना ही हुआ, इतना जहां तक वो फैला होगा, जहां तक वो फैला होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, कोई क्या है, क्षेत्र है। अब नीचे से मैग्मा निकल रहा है, निकल करके फैल जाएगा, वो जहां तक फैलेगा वहां पे क्या कौन सा चट्टान वहां बिखरेगा, तो बैसाल्टिक लावा का प्रसार होगा। और जब बैसाल्टिक लावा ठंडा हो जाएगा तो बैसाल्ट चट्टानें बनेगी। और जब बैसाल्ट चट्टानें बनेगी तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र का जो संरचना है वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो गया है तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, काली मिट्टी का विस्तार है। यानी कि महाराष्ट्र में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब में, उत्तरी कर्नाटक में क्या है कि इन सभी क्षेत्रों में दक्कन लावा का विस्तार है। और इस दक्कन लावा के टूटने फूटने, दक्कन लावा में बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब काली मिट्टी का क्या है, एक अलग विशेषता है कि उसकी जल धारण, जो वाटर शॉकिंग जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से यहाँ पे आप देखिएगा तो मिट्टी में हल्की सिंचाई भी कर देंगे तो काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे हो जाती है फसलों के लिए। तो दक्कन लावा कहने का अर्थ हो गया कि ये पूरे के पूरे क्षेत्र में दरारी उद्भेदन, फिशर इरप्शन हुआ है और इस कारण से यहाँ पे मैग्मा का फैलाव हो गया। और मैग्मा के ठंडा होने से बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ और बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ है। और इसी कारण से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूंगफली भी उगा लिया जाता है ना, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो दक्कन ट्रैप मोटा मोटी समझेंगे आप लोग। इसके बाद देखें तो टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं भारत में। तो तृतीयक जो चट्टानें हैं वो यही टर्शरी है, ये यूरोपियन स्केल पे है ना। तो आप इसको यूरोपियन स्केल पे समझेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यहीं से सवाल पूछा जाता है। तो इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। एक का नाम हो जाता है इओसिन, इओसिन। एक का नाम हो जाता है ओलिगोसिन। एक का नाम है क्या है, ओलिगोसिन। एक का नाम है मायोसिन और एक का नाम है प्लायोसिन।
प्लायोसीन। इयोसीन सबसे पुराना इस संदर्भ में हो गया, आर्कियन तो है ही, इस संदर्भ में यहाँ पे इयोसीन पुराना है और प्लायोसीन थोड़ा नया है। और इसके बाद देखेंगे तो क्वाटनरी आ जाता है, तो वहाँ पे प्लिस्टोसिन भी है और होलोसिन भी है। तो ये 6 जो स्केल है वो यूरोपियन स्केल पे है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे टर्शियरी क्रम की चट्टानें कहते हैं, तो टर्शियरी क्रम में क्या हुआ कि अभी आप लोगों ने इयोसीन देखा है, तो इयोसीन में हिमालय का निर्माण दरअसल अभी शुरू होना हो गया था। जैसे हिमालय कैसे बना है, तो यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से ही बना है। तो इयोसीन के बाद आप लोगों ने देखा है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में महान हिमालय का निर्माण हो गया था। ओलिगोसीन में क्या है, महान हिमालय का निर्माण हो गया था। इयोसीन, ओलिगोसीन। उसके बाद मायोसीन में मध्य हिमालय का निर्माण हो गया था। मायोसीन में मध्य हिमालय का निर्माण हो गया था। तो मध्य हिमालय कहने का तात्पर्य ये हो गया कि पीर पंजाल है ना, या धौलाधर हो गया, नागटिब्बा हो गया, महाभारत हो गया, तो ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। तो मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण हो गया था और प्लायोसीन काल में शिवालिक का उभार होना शुरू हो गया था और प्लिस्टोसीन काल के आरंभ में शिवालिक पूरी तरीके से बन गया था। और प्लिस्टोसीन काल में भारत में बांगर मिट्टी का विस्तार दिखाई पड़ता है। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें भारत में कहाँ मुख्यतः पाई जाती हैं, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हिमालयन रेंज में पाई जाती है। इसको हम लोग यूरोपियन स्केल पे 4 भागों में बांट देते हैं, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ओलिगोसीन काल में महान हिमालय का निर्माण हो गया था, मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण हो गया था और प्लायोसीन काल में शिवालिक का बनना शुरू हो गया था और प्लिस्टोसीन काल के आरंभ में शिवालिक बन गया था। तो हिमालय के संदर्भ में इसको जरूर से आप याद रखेंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा है कि भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और 2% जो है वो टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में जो वनस्पतियां दबी हुई होंगी हिमालय के बनने से, तो यहाँ पे भी कोयले का निर्माण हुआ होगा। तो भारत में 2% जो कोयला है वो जो है टर्शियरी क्रम की चट्टानों से बना है, टर्शियरी काल में बना है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो कोयले पाए जाते हैं, यानी कि अरुणाचल में आप लोगों ने देखा कि नामचिक है, नामफुक है, जहाँ पे कोयले पाए जाते हैं, ठीक वैसे जम्मू कश्मीर में कोयले का भी निक्षेप पाया जाता है जो कि टर्शियरी है। और टर्शियरी कहने का मतलब निम्न कोटि का, यानी कि पीठ कोयला पाया जाता है। यही कारण है कि भारत, इससे पुराना कौन सा है, इससे पुराना गोंडवाना है। तो गोंडवाना पुराना हो गया तो कोयला जो है वहाँ पे नमी कम हो गया, तो वो उत्तम क्वालिटी का कोयला हो गया। ये क्या है कि थोड़ा नया वाला पार्ट है और नया वाला है तो इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं, किसी कारण से जो कोयला है वो निम्न कोटि का कोयला है। तो भारत में 2% कोयला टर्शियरी काल का कोयला है और ये कोयला निम्न कोटि का कोयला है जो भारत में उत्तर पूर्वी भाग में और उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में इसका निक्षेप दिखाई देता है। इसको याद रखिएगा। और टर्शियरी काल में जो निक्षेप हुआ था, फॉसिल्स जो दबे थे, उससे जो पेट्रोलियम है वो भी आपको बनता दिखाई देगा। यानी कि जो गुजरात में, जो असम में ये सब खनिज तेल आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये खनिज तेल टर्शियरी चट्टानों में ही पाया जाता है। तो टर्शियरी चट्टानों में जहाँ पे भी फॉसिल्स जमे होंगे वहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार दिखाई पड़ता है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो पूरा का पूरा हिमालयन रेंज के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, कोयले, है ना। उसके बाद क्या है आप लोगों ने देखा कि पेट्रोलियम, ठीक है, इस कारण से इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये सबसे लेटेस्ट हो गया क्वाटनरी, चतुर्थक क्रम की जो चट्टानें हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने जो टर्शियरी को आप लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ठीक वैसे ही क्वाटनरी को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक प्लिस्टोसिन और दूसरा होलोसिन। तो प्लिस्टोसिन और होलोसिन। अब प्लिस्टोसिन काल और होलोसिन काल, इसका 2 भाग, यानी कि प्लिस्टोसिन पुराना हो गया, होलोसिन वर्तमान समय तक का ही चल रहा है। लगभग 10,000 साल 11,000 साल पुराना से लेकर के अभी तक हम लोग देखें तो होलोसिन काल ही चल रहा है। तो प्लिस्टोसिन काल में सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि हुई थी वो शिवालिक बन गया था। वो क्या है, शिवालिक का निर्माण हो गया था। यानी कि ओलिगोसिन काल में महान हिमालय बना, मायोसिन काल में मध्य हिमालय बना, प्लायोसिन में उभार हुआ शिवालिक और प्लिस्टोसिन काल में शिवालिक अपने वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर चुका था। और प्लिस्टोसिन काल में भारत में बांगर मिट्टी का विकास हुआ है। बांगर मिट्टी क्या है,
जो हम लोग नया जलोढ़ देखते हैं वो खादर हो गया और जो पुराना जलोढ़ देखते हैं वो बांगर हो गया। तो स्वाभाविक है कि होलोसिन काल वाला जो नया जलोढ़ होगा वो क्या होगा, खादर होगा। और इससे पुराना प्लीस्टोसिन काल में जो खादर होगा वो पुराना हो गया, तो वो बांगर हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, जो पुराना जलोढ़ हो गया उसको हम लोग बांगर कहते हैं। तो भारत में बांगर मृदा का विकास होता है प्लीस्टोसिन काल में। और जो वर्तमान में, क्योंकि इस बार भी अगर आप देखें तो मिट्टी की नई परत बिछ गई होगी जहाँ पे बाढ़ आया होगा नदियों के द्वारा, तो वो मिट्टी कौन सी मिट्टी है, तो खादर मिट्टी है। तो खादर मिट्टी तो अब भी बन रही है ना, इसी कारण से होलोसिन काल में जो नया जलोढ़ का निक्षेप हो रहा है इसको हम लोग खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और वहीं बांगर जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, वो बांगर मिट्टी का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में ही हो गया था। तो अगर हम चतुर्थक क्वाटरनरी क्रम की संरचना को देखें तो भारत में यहाँ पे एक तो शिवालिक का बनना बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा प्लीस्टोसिन काल में बांगर मृदा का विकास हुआ था। और होलोसिन काल देखें, होलोसिन इसमें भारत में खादर मिट्टी का निर्माण हो गया था, खादर मिट्टी का निर्माण। और एक और आप लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर की जो घाटी है वो दरअसल निक्षेपों से भर गई है और अब वो वहाँ पे मानव का बसाव हो गया है। तो कश्मीर घाटी का जो करेवा है ना, पहले करेवा था और इसी करेवा में निक्षेप हो गया और वो कश्मीर अब वहाँ बस गया है। तो करेवा भी दरअसल प्लीस्टोसिन काल का ही है, जिसमें नदियों के द्वारा लाए गए मलबों का जमाव हुआ, अब वो समतल हो गया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो होलोसिन खादर का निर्माण हो गया। तो ये भारत की सबसे लेटेस्ट हम लोग चट्टानों के बारे में देखें तो भारत की भूगर्भिक संरचना को अब आप लोग थोड़ा एज्यूम करेंगे तो ये हिस्सा जो है, ये वाला आपको जो पिंक दिख रहा होगा, पिंक, ये सबसे पुराना हो गया। ये आपको दिख रहा होगा सबसे नया, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान हो गया वो सबसे नया आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अब भी यहाँ पे मिट्टी का निर्माण हो रहा है, नदियों के द्वारा लाए गए जमावों से क्षेत्र भर रहा है, इस कारण से यहाँ पे सबसे नवीन मिट्टी मिलती है। तो दक्कन ट्रैप क्या है, इससे नया हो गया है ना, क्योंकि बाद में लावा का उद्गार हुआ है, इस कारण से ये नया रहा। जहाँ जहाँ आपको विंध्य रेंज दिखाई दे रहा होगा वो भी थोड़ा इससे तो पुराना ही हुआ। तो कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में ये एक फ्रेम बन गया होगा कि भारत में ये रीजन नया है इसकी तुलना में, है ना। क्या है, हिमालयन जो रीजन है वो क्या है, नया है, बजाय दक्षिण यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में। कहीं से भी देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत का ये पूरा का पूरा जो रेंज है वो ज़्यादा पुराना, ये सबसे ओल्ड है ना। आप इसको यहाँ से देख लें, मेघालय के पठार तक ये पूरा जो रेंज है वो सबसे पुराना हो गया। आप इसको फिर से देख लें, अगर हम समय यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर हम लोग देखते हैं तो भारत का ये जो हिस्सा है ये सर्वाधिक क्या है, प्राचीन हो गया, मेघालय के पठार तक ही, है ना। इसकी सीमा बनती है छोटा नागपुर का पठार, ये सबसे पुराना भाग हो गया। इससे जो नया भाग हो गया वो हिमालय का पूरा भाग हो गया। और सबसे नवीन जो हो गया वो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन है वो सबसे नया हो गया, क्योंकि आज भी यहाँ पे नदियों के द्वारा मलबों का निक्षेप किया जाता है और मलबों के निक्षेप से यहाँ पे आज भी खादर मृदा का निर्माण होते रहता है। इसी कारण से भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो सबसे नया है। और जिन जिन जगहों पे नदियाँ निक्षेप करती हैं, चाहे वो डेल्टाई प्रदेश ही क्यों ना हो, वहाँ पे क्या है, नई प्रकार की मिट्टी बनेगी। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत में जो डेल्टाई क्षेत्र है या जो तटीय क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा नदियों के द्वारा या सागर के द्वारा निक्षेप करके एक नई मिट्टी का निर्माण किया जा रहा है, वो सब के सब दरअसल क्वाटरनरी में आएंगे, यानी कि होलोसिन काल का ही आएगा। तो गौर करते रहेंगे आप लोग कि नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो रिसेंट का जो है जो डिपोजिशन हुआ है, तो ये खादर क्षेत्र हो गया, है ना, ये खादर क्षेत्र हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो मेजर बेल्ट है वो ये वाला बेल्ट हो गया। ये पूरा का पूरा बेल्ट कौन सा है, सबसे नया वाला इलाका हो गया। तो यही भारत की संरचना के बारे में आप लोगों ने देखा कि भारत में जो है अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और जिसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको खनिज के संदर्भ में, मृदा के संदर्भ में, एग्रीकल्चर के संदर्भ में आपको बताया है। इस बात को ही ध्यान रखेंगे और इससे जुड़े जो सवाल पूछे गए हैं वो किसी PYQ से लेकर के बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से सवाल आयोग ने आप लोगों से पूछे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत होगी तो मुझसे सवाल पूछ लेंगे आप लोग। इतना भी अगर कर लेंगे जितना मैंने पढ़ा लें कि ये है बहुत लंबा चैप्टर, इसमें यूरोपियन स्केल के आधार पर वर्णन करना और, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको एक सवाल जो
दो तीन साल के अंतराल पे पूछे थे, उसके लिए बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। तो मैंने बहुत छोटे में आपको पढ़ाया है, और इतना भी अगर कर लेंगे तो जो एग्जामिनेशन में सवाल खास करके पीसीएस लेवल का पूछा जाता है वो आप लोग बहुत आसानी से चुटकियों में बना देंगे, समय ही नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि भारत में कौन पुराना क्षेत्र है यानी कि पुराना चट्टान है, कौन नया चट्टान है, कहाँ कहाँ पे क्या इसका इम्पोर्टेंस है। और अब आपसे कोई काउंटर सवाल पूछे कि क्या बिहार में जो खादर रीजन है यहाँ पे कोयला मिलेगा, तो नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी भी यहाँ पे नदी के द्वारा निक्षेप किया जा रहा है। कोयला कहाँ मिलाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में जो नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। तो उस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये चट्टानों का मैंने आपको पूरा का पूरा प्रकार, उसकी विशेषता बताया है भारत की भूगर्भिक संरचना वाले टॉपिक में। तो इतना भी देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि ये पूरा आपको बिहार का मैप दिख रहा होगा, तो बिहार के मैप में ये वाला हिस्सा क्या, छोटा नागपुर के पठार का आउटलायर हो गया, यानी कि यहाँ पे आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इस कारण से बिहार का ये क्षेत्र जो है सबसे प्राचीन आप कह सकते हैं चट्टानें पाई जाती हैं, जहाँ पे ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टान मिलेगी। ये क्षेत्र कौन सा है? रोहतास कैमूर का है। और रोहतास कैमूर में क्या है कि विंध्य रेंज का विस्तार है, यानी कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर यहाँ पाया जा रहा है। यहाँ पे जो यहाँ पे शिवालिक का विस्तार है, तो शिवालिक को आप लोग ध्यान कर लेंगे। तो क्वाटनरी क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। ये वाला जो है वो टर्शियरी है, ये डॉट डॉट जो है वो शिवालिक रेंज है। तो इस कारण से यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाएंगी वो अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। और ये पूरा का पूरा खादर बांगर का इलाका हो गया। तो ये क्या है? ये बिल्कुल नया वाला क्षेत्र है, क्वाटनरी क्षेत्र है। तो बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी का निर्माण विस्तार यहाँ पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ग्रेनाइट लेना होगा तो कहाँ चले जाएंगे? तो हम लोग इस बेल्ट में चले जाएंगे। और अगर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के लिए तो इस बेल्ट में जाएंगे। खेती करना होगा तो ये पूरा का पूरा उपजाऊ मृदा यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि बिहार की भूगर्भिक संरचना में भी प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम संरचना पाई जाती है, जिस प्रकार भारत के संदर्भों में आप लोगों ने देखा है। तो बिहार में सबसे प्राचीनतम संरचना इसके दक्षिणी भाग में पाई जाती है, और सर्वाधिक देखेंगे तो लगभग 90% जो है वो नदियों के निक्षेप के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है ना, या गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बिहार का 90% भाग बना हुआ है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। बीपीएससी पीटी में इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को भारत की भूगर्भिक संरचना से जुड़े तमाम एमसीक्यूज करा दूंगा, ताकि आपको फिर से एक बार रिकॉल हो जाए। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। थैंक यू।